चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? सभी लोगों का स्वागत है जीनोम लैब साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में। भाई सब मस्त हैं क्या? और एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है? मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? शेखर ने लिख दिया है गुड इवनिंग, तो शेखर क्लियर है। आयुषी ने लिख दिया क्लियर है। बढ़िया, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। काजल ने लिख दिया है क्लियर है, बढ़िया। चलिए भाई, तो क्लियर है और स्टार्ट कर सकते हैं अपन क्लास को। और परफेक्शन बैच अपन ने दिया है इस बैच का नाम। और मैंने पहले ही आपको ये बोल दिया था कि भाई इसमें हम काफी डीप लेवल पे जाकर स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो कुछ स्टूडेंट अभी भी मुझसे नोट्स की डिमांड कर रहे हैं, सर आप जो पढ़ा रहे हैं नोट्स आप दो, हमें शॉर्ट नोट्स दो। तो भाई शॉर्ट नोट्स की आप इस बैच में उम्मीद ना करें। और अगर परफेक्शन लाना है आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, तो ये शॉर्ट नोट्स वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। खुद से मतलब आप साथ साथ में बुक को भी पढ़ना पड़ेगा। और जहां जहां पर आपको, अब देखो हर एक पर्सन के शॉर्ट नोट्स अलग अलग होते हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है वो होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद अपन क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि भाई आप एक बुक पढ़ रहे हैं और एक बुक में कोई एक पॉइंट ऐसा मिल गया आपको कि वो आपको बार बार पढ़ना है। वो आपको पहले पढ़ा हुआ नहीं था, तो उसे आपको अलग से लिखना पड़ेगा। या आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल गया जिसे आपको लग रहा है भाई आगे जाके ये भूल सकता हूं मैं, तो उसे आपको अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो समझने वाले पॉइंट हैं उनको हम समझते हुए चल रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपको खुद को बनाना है। नोट्स की आप बिल्कुल उम्मीद ना करें, और खासतौर पर हिंदी के नोट्स में तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। पिछले वाले बैच में मैं बोलूं, अभी तक के जितने भी मेरे बैच हुए हैं ना, सबसे ज्यादा 90% जो मेहनत है वो नोट्स बनाने में चली जाती है। मतलब समझाने में जो 10% मेहनत है वो सिर्फ 10% ही लगती है। 90% में मेहनत नोट्स में चली जाती थी, ठीक है। तो नोट्स में थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उस क्लासेस में से ही आप नोट्स, साथ में आप एक कॉपी पेन लेके रख लो और साथ साथ में आप नोट्स बना के चल सकते हो, ठीक है भाई। चलो, और अपन ने क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए साथ में एमसीक्यू रखें, ताकि आप एमसीक्यू के जवाब देते जाओ और हम उनके साथ साथ अपन क्लास को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं लूं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर भाई। ए डिफरेंस, पढ़ते हुए भी चलूंगा साथ साथ में जो भी क्वेश्चन रहेगा, है ना। ए डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल इज इन हैविंग। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, दोनों में क्या अंतर होता है, ये किस चीज से हम बताएंगे, ये आपको बताना। ए लिखा है राइबोसोम, दूसरा सेल वॉल, तीसरा लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और चौथा लिखा है ऑल ऑफ द एबव। बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू कर दो भाई, एनर्जी आना चाहिए अब तो आप लोगों में खटाखट, है ना। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया। और हमारा देखो, जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो अब बहुत मजेदार सब्जेक्ट शुरू हो गया है हमारा। आज से एनाटॉमी हमने शुरू किया है ना। पुराने, अभी तक हम क्वालिटी कंट्रोल पे चल रहे थे, तो क्वालिटी कंट्रोल पिछले बैच में हम कवर नहीं कर पाए थे, तो आपके लिए एकदम नया था। लेकिन अब एनाटॉमी में तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, आप लोगों को बड़ी जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। और मैं और उम्मीद करूंगा कि ज्यादा लोगों के सही आए, बिल्कुल सभी लोगों के सही आना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, सब ज्यादातर स्टूडेंट बहुत पुराने पुराने भी है, बहुत बढ़िया भाई। आ, बहुत शानदार, एक जैसे ही सबके आंसर आ रहे हैं, थोड़े और डिफरेंट है, बी सी डी तीन तरह के आंसर आप लोगों के हैं। ज्यादातर लोग, मेजोरिटी जो है वो बी नंबर पे है कि सेल वॉल। क्या सेल वॉल, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में अगर अपन को अंतर करना है तो कौन सी चीज से अपना अंतर होगा इन चारों में से, ये आपको बताना था। और ज्यादातर लोगों ने कहा बी। भाई चुपचाप किसी को नहीं बैठना है ना, ये बैच ऐसा बैच नहीं है कि आपको चुपचाप बैठे बैठे देखना है। आप लोगों के मुझे मालूम चले कि क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं। बी लोग कह रहे हैं, ज्यादातर लोग बी। लॉक कर दिया जाए भाई बी पे। डी, कुछ लोग डी वाले हैं, कुछ लोग बी वाले हैं। भाई बहुत कंफ्यूज हैं आप लोग। बी नहीं है इसका आंसर, इसका जो आंसर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं हम, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था बहुत। सेल के टॉपिक का सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे भाई अपन डिस्कस करते हैं, है ना। जब हमने दो तरह की सेल्स की बात की, कौन कौन से दो तरह की सेल्स की बात की हमने, पहले जो हमारी सेल थी वो थी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। और दूसरी सेल्स की हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, यूकैरियोटिक सेल्स की। तो दोनों में क्या अंतर है भाई? मेन जो अंतर है, सबसे बड़ा अंतर वो ये है कि प्रोकैरियोटिक ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह पर उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड के रूप में होता है। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल एक बीच में न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है ना। ये मेन डिफरेंट है। लेकिन आप कहोगे कि सर सेल वॉल का अंतर है, तो भाई सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होती है। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी है जिनमें सेल वॉल नहीं होती, ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी हैं जिनमें ये सेल वॉल नहीं होती। लेकिन सेल वॉल के बिहाफ पर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उनमें अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट हम न्यूक्लियस के ऊपर करते हैं। एक बार मैं इनको इमेज भी आपके साथ साथ में डिस्कस करूं तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स है और ये हमारी यूकैरियोटिक सेल्स है। दो तरह की सेल्स की बात करें, इनके नाम से ही बहुत कुछ डेफिनेशन निकल के आती है। मेडिकल के जो टर्म है ना, उनके आप सिर्फ टर्म को ही समझ लो ना तो आधी थ्योरी तो आपकी बेसिक खत्म हो जाती है। क्या टर्म है भाई? प्रोकैरियोटिक का टर्म क्या है हमारा? प्रोकैरियोटिक का टर्म है प्रो, दो वर्ड है इसमें, एक लिखा है प्रो और दूसरा लिखा है कैरियोट, है ना। तो प्रो का मतलब क्या है? प्रो का मतलब हमको मालूम है भाई, बहुत सारी जगह पर हम प्रो शब्द लगाते हैं तो इसका मतलब है पहले का, है ना। और कैरियोटिक का मतलब क्या है? सेल की पूरी जो स्ट्रक्चर है, तो सेल का पूरा स्ट्रक्चर जिसमें ना हो, उससे पहले का जो सेल है वो हमारा प्रोकैरियोटिक। तो कहने का मतलब क्या है ना, इसमें सेल का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है भाई। एक बार जरा डिफरेंशिएट करो आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है आपको, बल्कि न्यूक्लियस की जगह पर कुछ जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक की बात करेंगे, यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ये सबसे मेन डिफरेंट होता है। यहां पर देखो यू शब्द जो लिखा है ना, यू का मतलब होता है वेल डिफाइंड, है ना। और कैरियोटिक मतलब सेल की पूरी मार्फोलॉजी, वेल डिफाइंड मार्फोलॉजी हमारी यूकैरियोटिक सेल्स की आएगी, और जिसमें वेल डिफाइंड नहीं है वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आएंगे। ठीक है, ये सबसे मेन डिफरेंट होता है। ठीक, आगे अपन बढ़े। सेल वॉल से भी मैं पूछूंगा, बिल्कुल क्वेश्चन है आपका। लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा और अपन डिटेल में चलते हैं। अपन यहीं पर नहीं रुकेंगे, थोड़े डिटेल में चलकर भी अपन बात करेंगे भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में अंतर क्या होता है ना। देखो एक बार फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, और ये बात मैं कई बार रिपीट करता हूं। एमसीक्यू की जब भी आपकी क्लासेस होती हैं, आपको यह समझना पड़ता है कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, है ना। क्लास में हम सिर्फ पैटर्न को समझा पाते, भाई हमारा जो काम है ना वो गाइडेंस का काम है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये वाला क्वेश्चन छूटा था आपसे। छूटा नहीं था भाई, आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या अंतर है, अपन थोड़ा समझते हुए चलते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो स्मॉल होती है, छोटे साइज की होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो लार्ज साइज की होती है। भाई हम लोगों की बात करें, प्लांट की बात करें, है ना, तो हम लोगों में कैसी सेल्स है? यूकैरियोटिक सेल्स हैं, बड़ी सेल्स हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है? छोटी होती हैं। और कितनी छोटी होती हैं ये मालूम होना चाहिए आपको, 0.1 से लेकर 5.0 माइक्रोमीटर। इसका मतलब क्या है? 5.0 माइक्रोमीटर का मतलब क्या है? ये इतनी ज्यादा छोटी होती हैं कि इन्हें हम बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज बहुत छोटा होगा, हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। जबकि यूकैरियोटिक की सेल्स, भाई हम लोगों में जो सेल्स हैं उन्हें हम आराम से देख सकते हैं। 10 टू लेकर 100, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, ज्यादातर जो सेल्स होती हैं वो यूनिसेल्युलर फॉर्म में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हमारे होते हैं। बैक्टीरिया कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। और बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं भाई, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर फॉर्म में होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में जो सेल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ज्यादातर मल्टी सेल्युलर के फॉर्म में होते हैं।
कुछ एक्सेप्शन हैं यूनिसेल्युलर वाले, हालांकि मेजोरिटी मल्टी सेल्युलर की ही है। सबसे बड़ा जो डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक का वो ये है कि भाई इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। और क्या क्या अंतर है भाई? हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या मतलब है इसका, लीनियर का और सर्कुलर का? हम जब अपने डीएनए की बात करते हैं तो अपने डीएनए में अपन ने क्या पढ़ा भाई? कुछ इस तरह का रहता है हमारा डीएनए, इस तरह का पढ़ा है ना भाई अपन ने। तो इस तरह का डीएनए जो है ये हमारा लीनियर डीएनए कहलाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो डीएनए होते हैं वो सर्कुलर डीएनए होते हैं, है ना। इनमें जो क्रोमोसोम्स होता है वो सिंगल होता है, हेप्लॉइड फॉर्म में होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स जो होंगे वो हेप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, जबकि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। पढ़ा है भैया आपने, क्या पढ़ा है अपनी, कि हम लोगों के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में हैं। टोटल तो 46 है लेकिन पेयर में है, और पेयर में है इसका मतलब 23 पेयर में है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स पेयर में होंगे, है ना। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है थोड़ी देर में अपन डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा आप इसके लिए वेट करेंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो होते हैं वो सेक्चुअली और एसेक्चुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, जबकि ये सेक्चुअली ही रिप्रोड्यूस होते हैं। इनका सेल डिवीजन जो होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जबकि इनका सेल डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। और इनकी अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और हमारे प्लांट एनिमल की अगर अपन बात करें तो ये हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आएंगे, ठीक। कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में सेम होते हैं। कौन कौन से सेम होते हैं भाई? दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब आप पूछोगे कि सर सेल वॉल ऑप्शन में था, सेल वॉल एक अलग चीज है, अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सेल वॉल के मामले पे, सेल वॉल के बिहाव पर अपन डिफरेंशिएट नहीं करते, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में वैसे तो सेल वेल प्रेजेंट नहीं होती, कई जगह पर प्रेजेंट भी होती है। जैसे प्लांट वाले जो सेल्स होती है, प्लांट की जितनी सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हम लोगों की बात करें तो हम लोगों में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, है ना। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म दोनों में ही होता है भाई, राइबोसोम जो होते हैं वो दोनों में ही होता है, डीएनए जो होता है वो दोनों में ही होता है, ठीक है। बड़ी अच्छी टेबल है ये, बहुत बहुत अच्छा चार्ट है। और ये जो चार्ट है ना इसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। वेन एक साइंटिस्ट थे और उन साइंटिस्ट ने पूरी प्रॉपर्टी बताई यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर, पूरा डिफरेंशिएट करके ये डायग्राम बनाया। तो ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए ही नहीं है, आपको याद भी रखना है। ये जो डायग्राम है एक वेन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और उन्होंने इसका नाम दिया था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो महेश ने लिखा कैरियोन मतलब जो होता है वो न्यूक्लियस के लिए हम यूज करते हैं, प्रो मतलब पहले। बहुत बढ़िया है ना सर। विदाउट माइक्रोस्कोप कितना मिनिमम साइज देख सकते हैं लास्ट में बताएंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और जितने भी स्टूडेंट हैं और कौन कौन इसका आंसर दे सकता है? देखो महेश ने एक क्वेश्चन किया है, विदाउट माइक्रोस्कोप हम कितना बड़ा साइज तक देख सकते हैं। ये अपन ने माइक्रोस्कोप के टॉपिक में पढ़ा है। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलो जब तक मैं आगे बढ़ता हूं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल? क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, समझो जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ना, कि एनिमल जो सेल हैं, एनिमल सेल में ऐसी कौन सी चीज है जो प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट है, जबकि प्लांट सेल में, प्लांट जो सेल्स हैं उनमें ये प्रेजेंट है। ऐसी कौन सी चीज है? ऑप्शन में देखें आप, ऑप्शन में
पहला लिखा है सेल वॉल, दूसरा लिखा है साइटोप्लाज्म, तीसरा लिखा है वैक्यूल और चौथा लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे एनिमल में तो प्रेजेंट नहीं होती जबकि हमारे प्लांट में प्रेजेंट होती है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, गजब। और दिखाएं भाई एनर्जी, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। और अ, इसी तरह से ही आपको अपनी एनर्जी और अपनी पावर दिखाना है, ठीक है। देखो, अपना जो पुराना वाला बैच था उसमें मोटिवेशन की जरूरत थी, और ये वाला जो बैच है इसमें आपको कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है। कंसिस्टेंसी का मतलब अब आपको भले ही आप बहुत ज्यादा ना पढ़ें, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं ध्यान पूर्वक से थोड़े से और डीप लेवल में जाकर आपको पढ़ाई करना है। जो स्टूडेंट ऐसे जैसे उड़ीसा के स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम अभी 2 महीने ही बाद है, तो वो लोग दोनों ही बैच से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। पुराना बैच को भी रिपीट रिवीजन करें और नए वाले बैच से ही आप चलता रहेगा, ठीक है। जिनके एग्जाम नहीं है वो इस बैच के साथ साथ अपने डीप लेवल पर अपन तैयारी करें भाई। बहुत बढ़िया। ज्यादातर स्टूडेंट के जो जो आंसर है वो है पहला, और पहला जो आप लोगों ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है भाई। सेल वॉल, सेल वॉल जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सेल वॉल, हम दोनों में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सेल वॉल, एक बार जरा आप डायग्राम देखो, इमेज को देखो और आप समझोगे। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट में प्रेजेंट होती है, जबकि हमारे जो एनिमल सेल होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इनके अलावा भी और भी कुछ और चीजें भी है, जैसे क्लोरोप्लास्ट की अब हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है, जबकि हमारी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। अब आप पूछोगे कि सर सेल वॉल क्या होती है, तो हमारी जो सेल्स है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, इसकी अगर अपन बात करें, अपन मान लो ये एक सेल है, तो इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, पहली मेम्ब्रेन को हम या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, 2-3 नाम है भाई इसके, है ना, और कई बार ये अलग अलग नाम आते हैं तो अपन को कंफ्यूज भी बड़े करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अपन इसको बोल सकते हैं, थोड़ी छोटी राइटिंग लिख रहा हूं, समझ जाओगे आप लोग। सेल मेम्ब्रेन भी अपन बोल सकते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन भी अपन इसको बोल सकते हैं। और इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं भाई अपन इसको? प्लाज्मा लेमा, है ना। ये कई बार इस तरह के वर्ड आ जाते हैं ना, प्लाज्मा लेमा, है ना, तो अपन को बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल तो हमारे सेल के ऊपर की मेम्ब्रेन हो गई, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर अगर एक और मेम्ब्रेन है, एक और कवर है, तो वो जो दूसरा कवर है ना भाई, उस दूसरे कवर को ही अपन सेल वॉल कहते हैं। हम लोगों की बात करेंगे तो हम लोगों में ये दूसरा कवर नहीं होता, जबकि प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में ये दूसरा कवर होता है, ठीक। अब क्यों होता है, तो उसके पीछे कारण हो सकता है भाई, अपन सब्जी लेने जाते हैं तो अपनी ज्यादा सब्जी हो जाती है, तो सब्जी वाला ठेला वाला कहता है 2-2 पन्नी ले लो, 2 पन्नियों में भर लो सब्जी को, नहीं फट जाएगी, है ना। दूध लेके आते हो और आपने 2 लीटर दूध ले लिया, तो 2 लीटर दूध लिया तो वो एक पन्नी में तो बांध देगा और दूसरी पन्नी आपको अलग से दे देगा। तो प्लांट वाली जो सेल होती हैं, प्लांट वाली सेल की जो ऑर्गेनीज होती है वो बड़ी बड़ी होती है। वैक्यूल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, वाटर जो होता है उसमें ज्यादा कंज्यूम होता है, तो इस वजह से उसका वेट ज्यादा होता है, तो इस वजह से उनको सेल वॉल की जरूरत होती है। जब हमारी बात करेंगे तो हमें सेल वॉल की जरूरत नहीं है, हमारे ऑर्गेनीज जो है वो छोटे छोटे हैं, ठीक है भाई। तो इस वजह से सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है जबकि हम में प्रेजेंट नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट भाई हमको मालूम है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जबकि हम नहीं करते, इसलिए क्लोरोप्लास्ट प्लांट में प्रेजेंट होता है और हम में नहीं होता भाई, है ना। बहुत बढ़िया, काजल ने लिख दिया, बहुत शानदार काजल, बहुत बढ़िया। 0.1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, कोई डाउट नहीं है इसको। 0.1 mm जो होता है, इतने तक का साइज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और इससे छोटा जो साइज होगा उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बहुत बढ़िया काजल। चलो, आ, चलो अगले क्वेश्चन पर चलूं मैं। बहुत बढ़िया भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी भी क्वेश्चन में आपको और अगर ज्यादा डाउट लगे तो आप मैसेज एक डाल सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनीज?
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसका मतलब क्या है? इनमें से कौन सा ऑर्गेनेलीज, देखना जरा ध्यान से देना आप, जब अपन ऑर्गन की बात करते हैं, ऑर्गन क्या होते हैं भाई? बचपन से ही, आप बचपन से नहीं, अब जब से आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तब से ये बिल्कुल चीज पढ़ते आ रहे हैं कि सेल जो होते हैं इनसे टिश्यू बनते हैं, है ना। दीवार का एग्जाम्पल, घर का एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल चलता है इसमें कि ईंट से हम दीवार बनाते हैं, दीवार से हमारे कमरे बनते हैं और कमरे से हमारा घर बनता है। तो सेल से हमारे टिश्यू बने, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बने और ऑर्गन से फिर हमारी पूरी बॉडी बनती है। ये अपन अपने कॉलेज लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है ये, है ना। लेकिन एक सेल के अंदर, एक सेल भी देखना भाई, सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानी गई है। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? एक सेल के अंदर वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो सेपरेट, अलग से लिविंग कर सकता है। उसके अंदर रेस्पायरेशन भी हो रहा है, एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, डाइजेशन भी हो रहा है, वो सारी चीजें उसके अंदर हो रही है। इसीलिए अपन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट, है ना, पार्ट नहीं बोलेंगे कभी भी, सबसे छोटी यूनिट जो बोलते हैं हम सेल को बोलते हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर भी, मतलब अगर आप सेल को सबसे छोटी यूनिट मानोगे, इसका मतलब एक तरह से वो बॉडी हो गई। तो उस बॉडी के अंदर भी फिर छोटे छोटे ऑर्गन हैं, और छोटे छोटे जो ऑर्गन होते हैं उन्हें ही अपन ऑर्गेनेलीज बोलते हैं भाई, है ना। तो ऑर्गन का स्मॉल ऑर्गन जो होते हैं उनको अपन एक वर्ड में ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, है ना। तो ऑर्गेनेलीज कौन से हो गए? हमारे स्मॉल ऑर्गन। तो ये सारे आप जो देख रहे हो, ये स्मॉल ऑर्गन है एक सेल के अंदर के। स्मॉल ऑर्गन वैक्यूल हमारा है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये अपन ने अपने प्रिपरेशन वाले बैच में अच्छे से डिस्कस किया है। तो इसमें से किसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, ये आपको बताना है। बढ़िया भाई, आप लोगों ने आंसर देना शुरू भी किए हैं भाई। सेल का सॉलिड पार्ट, बहुत शानदार राजेंद्र। डी 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 वाले आ रहे हैं अभी तक आंसर। बाकी लोग क्या भाई, सब लोग नींद में है क्या कुछ लोग? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी, मजा आना चाहिए क्लास में। वैक्यूल, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सिंगल मेम्ब्रेन का क्या मतलब होगा, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं, है ना। ऑर्गेनेलिज की अपन बात करेंगे तो ऑर्गेनेलिज में जैसे अपना माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेलिज है ना। तो कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी होती हैं जिन पर ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, कुछ तो ऐसी होती जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। कुछ ऐसे ऑर्गेनेलिज होते हैं जिनमें एक मेम्ब्रेन होती है, किसी किसी में तो मेम्ब्रेन है ही नहीं, है ना। और कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी हैं जिनमें एक मेम्ब्रेन है। तो जिनमें एक मेम्ब्रेन ऊपर प्रेजेंट है उनको अपन बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, है ना। कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी भी है जिनमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं। अब ये कौन कौन से हैं अपन थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी लेकिन आपसे पूछा है कि एक सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलिज कौन से हैं। अभी तक आप लोगों ने जो आंसर दिए, डी दिया है भाई, और बिल्कुल सही दिया आप लोगों ने, बहुत शानदार, मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। डी जो है वो आधे तो आते ही नहीं है क्लास में, पहचान वालों को कॉल करो तो कोई बात नहीं काजल, जो नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, कोई बात नहीं भी, जो आ रहे हैं बहुत बढ़िया, है ना। वैक्यूल, गोल्गी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होते हैं वो हमारे सेल ऑर्गेनेलिज, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक बार मैं लिस्ट भी आपके बात बता देता हूँ भाई। मैंने कहा कि जो ऑर्गेनेलिज होते हैं, है ना, सबसे पहले अपन सेल की जब स्टडी करते हैं, सेल का टॉपिक अपन ने अपने पुराने बैच में काफी अच्छा डिस्कस किया है और अपन थोड़े और डीप लेवल पे चल रहे हैं। सेल की जब अपन स्टडी करते हैं तो सेल के बारे में अपन को बेसिकली तीन चीजें पढ़ना होती हैं। सेल के बारे में अपन तीन चीजों पर डिस्कस करते हैं। तीन चीजों में किस किस पे डिस्कस करते हैं? पहली चीज होती है सेल मेम्ब्रेन, पहली चीज हमारी होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी दूसरी हमारी होती है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और तीसरी हमारी जो होती है वो होती है न्यूक्लियस। तो जब भी अपन सेल की बात करेंगे
तो सेल के स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर में हमको तीन चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, और न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर फिर ऑर्गेनीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और उन ऑर्गेनीज में भी फिर ये जो ऑर्गेनीज हैं इन्हें अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तीन पार्ट में कौन कौन से डिवाइड किया? ऐसे कुछ ऑर्गेनीज हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, थोड़ी देर पहले बोल रहा था मैं, जिनमें नहीं होती। किसमें नहीं होती भाई? राइबोसोम में नहीं होती। आप बोलोगे सर राइबोसोम तो जो है वो ग्रेन्यूल्स है, इसे हम ऑर्गेनीज थोड़ी बोलेंगे। बोलेंगे भाई, उसे भी हम एक ऑर्गेनीज बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम जो होता है इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। साइटोस्केलेटन जो होता है इसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होती। साइटोस्केलेटन क्या है अपन आगे चल के देखेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन वाले की बात करेंगे तो याद रखना है आपको, कौन कौन से हैं? चार। चार कौन कौन से हैं भाई? पहला है आपका लाइजोसोम, दूसरा है हमारा वैक्यूल्स, तीसरा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चौथा है हमारा गोल्जी अपरेटस। ये जो होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज होते हैं। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज का मतलब हुआ क्या? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ऑर्गेनीज हैं इनके ऊपर सिर्फ एक मेम्ब्रेन होगी, है ना। इनमें तो नहीं थी एक भी, इनमें एक मेम्ब्रेन है। और कुछ फिर हमारी ऑर्गेनीज कौन कौन सी? दो। पहला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है हमारा क्लोरोप्लास्ट। हालांकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। हम यूकैरियोटिक में अपनी बात करेंगे तो हम लोगों में, एनिमल की अगर अपन बात करेंगे तो एनिमल में एक सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा ऑर्गेनीज है जिसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बाकी के ज्यादातर जो ऑर्गेनीज हैं, लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, इनमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जबकि राइबोसोम, साइटोस्केलेटन जो होते हैं इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़े अपन और अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज? जो मैंने अभी डिस्कस किया है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आंसर देना चाहिए आप लोगों को। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अपन प्रैक्टिस भी करते चल रहे हैं। पिछले वाले बैच में अपन सिर्फ समझ पाए थे, थोड़ी सी प्रैक्टिस अपनी कम हो पाई थी। कुछ स्टूडेंट ने बोला सर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी जरूरी है, एक तरह की क्वेश्चन आप ज्यादा दे दिया करो। इनमें से आपको बताना है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज कौन सा नहीं है ना। कौन कौन से हैं? पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट, पहला हमारा है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चौथा है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो ये मैं आपको बताना है कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनीज इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक, सी आंसर आप लोग दे रहे हैं। बढ़िया, ये आंसर बहुत जल्दी आया आप लोगों का। सी आंसर सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर पहले ही अपन ने तीनों तरह की कैटेगरी डिस्कस की थी, तो तीनों तरह की कैटेगरी में सिर्फ एक चीज याद कर लो। देखो, जब भी अपन कोई चीज याद करते हैं, खास तौर पे जब तक टेबल वाली बात होती है ना, या डिफरेंस वाली बात होती है, तो छोटे पार्ट को याद कर लो, बड़ा पार्ट अपने आप याद हो जाता है। कैसे? आप सिर्फ इतना याद कर लो कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन वाला है, और बाकी जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं। ठीक है, अ, हमारा अ, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डबल मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, ये हमारा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनीज होता है। बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज साइंटिस्ट proposed द फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन? कौन से साइंटिस्ट हैं इनमें से आपको ये बताना है ना, जिन्होंने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया? ऑप्शन देखें आप, पहला लिखा है स्लेंडन एंड स्वान, दूसरा लिखा है हर्से एंड चेस, तीसरा लिखा है सिंगर एंड निकोलसन, और चौथा लिखा है वॉटसन एंड क्रिक। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चार में से आपको ये बताना है कि किसने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया। फ्लूइड मोजेक मॉडल, इसका क्या मतलब होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं जब तक आप लोग आंसर दो। मोजेक का मतलब क्या होता है? मोजेक का मतलब होता है जो आप लोगों ने देखे ना,
कभी कभी दीवारों पे चित्रकारी होती है जिसमें कांच भी है, पत्थर भी है, बाहर जो टाइल्स लगी रहती है ना, उसे ही अपन इंग्लिश में मोजेक बोलते हैं। जो हमारी उसे अपन क्या बोलना चाहिए, जैसे आप भित्ति चित्र, हिंदी में मैं बोलूंगा तो मैं उसे भित्ति चित्र बोलती है ना, जिसमें मतलब आप लोग जैसे कई जगह पे आपने टाइल्स देखी होगी कि उसमें पत्थर भी है, अलग अलग कलर के पत्थर है, उसमें कांच भी है, सब मिला के फिर एक अलग तरह से एक टाइल्स बना दी, उसे अपन अ, भित्ति चित्र बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में अपन उसको मोजेक बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर मोजेक शब्द क्यों आ रहा है मोजेक मॉडल का, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये बताया कि भाई ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ये बिल्कुल इसी तरह से ही होती है जिस तरह से मोजेक होता है। मोजेक मतलब इसमें कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, जैसे अलग अलग कलर के पत्थर होते हैं, नहीं भी कलर, अलग अलग कलर के पत्थर की वजह से जो टाइल्स होती है वो जिस तरह से हमको रंगीन दिखती है ना, रंगीन दिखती है मतलब मोजेक दिखती है, जैसी दिखती है ना। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इसी तरह से ही होती है, इसलिए उसने इस मॉडल का नाम रखा फ्लूइड मोजेक मॉडल। किसने रखा है ये आपको बताना था। बहुत शानदार भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हो काजल आप। काजल ने तो बिल्कुल सबको ही एक्सप्लेन कर दिया। ए और सी दो तरह के आप लोगों ने आंसर दिए हैं, पहला स्वील्डन और स्वान बॉय भी बोला है। चलो, बहुत बढ़िया राजेंद्र, राजेंद्र भी सही कह रहे हैं, बढ़िया। सी आंसर जो है वो बहुत ज्यादातर लोगों का सी आंसर है, वो बिल्कुल सही आंसर है भाई। कुछ स्टूडेंट ने थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया, बहुत शानदार भाई, है ना। मतलब आप लोग थोड़े और डिटेल में जाके पढ़ रहे हो, है ना। सेल, जब अपन सेल के टॉपिक की बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट की अपन बात कर रहे हैं, है ना, तो साइंटिस्ट में सबसे एक कॉमन जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे, जिन्होंने सेल की खोज की थी, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन हो चुका है, इतना इतना ज्यादा कॉमन क्वेश्चन हो गया कि अब तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। रॉबर्ट हुक, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना वही है ना, कुछ लोगों ने अगर ना पढ़ा हो। रॉबर्ट हुक जो ऐसे थे, इन्होंने सेल की खोज की थी, सबसे पहले सेल की खोज की थी। और इन्होंने जिस जगह से सेल की खोज की थी वो एक डेड सेल थी, है ना। सेल जो नाम निकल के आया ना, वो भी एक्चुअली इनकी खोज के ऊपर से निकल के आया, है ना। सेल का मतलब होता है जेल, हमारे जो हिंदी की जो जेल होती है ना, इंग्लिश में उसे सेल बोलते हैं, ठीक है। जेल के जो वो होते हैं, है ना, कमरा भी अपन उसको बोल सकते हैं, है ना। तो जब रॉबर्ट हुक ने सेल को पहली बार देखा, अब इनके पास क्या जो माइक्रोस्कोप था वो ज्यादा अच्छा नहीं था, ज्यादा उसमें मैग्निफिकेशन नहीं थी, तो उन्होंने जब सेल देखी तो उन्होंने देखा कि भाई जो सेल होती है वो कुछ इस तरह से होती है, है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं देख पाए थे वो, एक डेड सेल उन्होंने देखी थी, उसके अंदर उन्होंने ज्यादा ऑर्गेनिज नहीं देखी। तो उन्होंने देखा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्लांट के अंदर भी है, हम लोगों के अंदर भी है, एनिमल के अंदर भी है ना। लेकिन वो ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाए थे, तो उन्होंने देखा कि जितने भी जो प्लांट वगैरह होते हैं उनमें छोटे छोटे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक बड़े से पेड़ की अगर छोटी यूनिट निकाली जाए तो वो कुछ इस तरह से है। तो उन्होंने इसको कमरा बोला, वो कमरे को उन्होंने फिर इंग्लिश में सेल बोला। तो कहने का मतलब जो सेल शब्द आया ना, वो भाई उसके कमरे से ही आया, जेल के कमरे से आया भाई। आवाज नहीं आ रही है, एक नेहा ने, निधि ने बोला है भाई, बाकी लोग बताएं। मेरे यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है भाई, माइक बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। आवाज बाकी आ रही है सबको? मेरे यहाँ से तो क्लियर है, बाकी लोग बताएं। निधि ने कहा है आवाज नहीं आ रही। चलो, तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट के नाम आपको दिख रहे हैं सभी लोगों की क्लियर है? निधि आप एक बार चेक करो आपका नेटवर्क, मेरे यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। पहला जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, सेल्डन एंड स्वान, इन्होंने सेल की थ्योरी दी थी। इन्होंने ये जो स्लेडन एंड स्वान जो हैं, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, देखो, एक हमारे एंटोनी वॉन लीनहॉक का भी नाम इसमें सेल में आता। कैसे आता है? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल देखी थी, ज्यादा डिटेल में नहीं देखी थी। फिर हमारे जो एंटोनी वॉन लीनहॉक थे, इन्होंने फिर माइक्रोस्कोप की का इन्वेंशन किया। उसके बाद में फिर उन्होंने सेल के बारे में काफी डिटेल में बोला, और उन्होंने जो सेल देखी वो लिविंग सेल थी। और लिविंग सेल में फिर उन्होंने उसके सारे ऑर्गेनिज भी देखे भाई, है ना, मेम्ब्रेन भी देखी, न्यूक्लियस भी देखे, तो फिर उन्होंने काफी कुछ और डिटेल में दिया। उसके बाद में ये जो दो साइंटिस्ट हैं, स्केल्डन और स्वान, इन्होंने सेल के बारे में पूरी थ्योरी दी भाई कि एक सेल होता है, सेल में अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ ऑर्गेनिज होते हैं।
तो सारी किस किस तरह से क्या क्या कौन काम करता है, तो ये जो सेल की थ्योरी जो है वो हमारे स्केल्टन और स्वान ने ही दी है। अगर अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करेंगे, मतलब सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो वो स्ट्रक्चर दिया है सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि भाई सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बीच बीच में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, तो वो पूरा उन्होंने मॉडल दिया है ना, तो वो मॉडल का उन्होंने नाम रख दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, आपको याद रखना है साइंटिस्ट के नाम, दोनों ही साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्केल्टन और स्वान का नाम भी याद रखना है आपको, सेल थ्योरी दी इन्होंने। सिंगर और निकोलसन का भी याद नाम रखना है आपको, इन्होंने जो दिया है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है। इन्होंने क्या दिया भाई हमको, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसका, और ये मॉडल है किसका, ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए मॉडल था। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाँ बहुत शानदार शेखर, लिविंग सेल के बारे में एंटोनी वॉन ल्यूनहोक ने बताया, बहुत शानदार, माइक्रोस्कोप की खोज भी उन्होंने ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं, क्वेश्चन है हमारा, दी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ, एक सेल है और इस सेल के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वही हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर होती है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जब सेल के अंदर जाएगी तो ये किस तरह से जाती है ना, मेम्ब्रेन के थ्रू ये किस तरह से जाएगी ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में पहला है एक्टिव डिफ्यूजन, दूसरा लिखा है फैसिलिटेट डिफ्यूजन, दोनों के बारे में अपन बात करेंगे, सबके बारे में बात करूंगा मैं। पेसिव डिफ्यूजन कौन क्या क्या होते हैं, पहले आप लोगों के आंसर देखूंगा मैं। रैंडम डिफ्यूजन, तो चारों में से किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक सेल के अंदर इंटर होगी, एक्टिवली, फैसिलिटेट या पेसिव, आप लोग आंसर दो, उसके बाद में फिर अपन डिस्कस करेंगे। पेसिव आंसर शेखर का आया, बाकी लोग सी। ए और सी दो तरह के आंसर है आप लोगों के, सही है। जल्दी जल्दी दो भाई आंसर, क्लास में मजा कैसे आएगा आप लोग जल्दी जल्दी आंसर नहीं दोगे तो। बाकी लोगों को भी तो मालूम चलना चाहिए कि आप होशियार हो, पढ़ाई करते हो, इंटेलिजेंट हो, है ना, आपके आंसर करेक्ट होंगे तो भाई इंप्रेशन जमेगा। सी कंफर्म कर दिया है, एक्टिव जिसमें एनर्जी लग जाती है, उससे एनर्जी लग जाती है, महेश ने कहा बढ़िया। चलो तो देखें वही आंसर अपन, सी ज्यादातर लोगों के आंसर है सी, क्या करेक्ट आंसर है सी, बिल्कुल सही है भाई, पेसिव डिफ्यूजन, पेसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर इंटर करती है। क्या होते हैं भाई, अपन थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एक सेल के अंदर, है ना, अपन ने पढ़ा सेल के अंदर बाहर से कोई भी चीज अगर इंटर कर रही है तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर होती है, और सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि जो चीजों का, जिन चीजों की उसे जरूरत है, जिन चीजों को उसको अंदर आने देना है, सिर्फ उनको ही वो अंदर आने देगी। सेल जो होगी जिन चीजों की जरूरत होगी उनको ही आने देती है, अदरवाइज जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन्हें वो बाहर ही रोक के रखती है। ठीक है, इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। और सेल के बाहर से अंदर की तरफ जो चीजें जाती हैं वो दो तरह से जा सकती हैं, पहला पेसिव और दूसरा है एक्टिव, एक्टिव या फिर पेसिव, है ना। पेसिव को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। क्या होता है भाई पेसिव और क्या होता है एक्टिव, डिस्कस करेंगे अपन। जरा इमेज को जरा ध्यान से देखते हुए चलना आप। अगर सेल मेम्ब्रेन को किसी भी पार्टिकल को, ये जो दिख रहे हैं वो बाहर हैं पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के बाहर, अब ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कोई भी चीज है, और सेल मेम्ब्रेन अगर उसको अंदर लेने के लिए अलग से एनर्जी, यहां पर देखो आप,
इमेज में आपको एक एटीपी दिख रहा है ना भाई। सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल मेम्ब्रेन की एनर्जी यूज हो रही है उस पार्टिकल को अंदर लेने में, तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है इसे अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ठीक। पैसिव वाला क्या होगा, जिसमें हमको एनर्जी की, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है ना। लेकिन इसे के भी फिर दो टाइप हो गए, पहला सिंपल है, दूसरा फैसिलिटेड है। इसका क्या मतलब है? सिंपल मतलब जिसमें अपने आप डिफ्यूजन हो रहा है। आप किसी अंगूर को अगर पानी में पटक देंगे तो अपने आप पानी उसके अंदर इंटर करेगा, अंगूर के अंदर, और अंगूर को आप देखोगे 2-3 घंटे बाद वो फूल जाएगा, है ना। तो कैसा हो रहा है भाई? क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है। ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे थे सिलेक्टिवली परमिएबल। जब हम फ्लूइड मोजेक मॉडल की बात करते हैं तो फ्लूइड मोजेक मॉडल में जो हमारे जो साइंटिस्ट थे ना, जो निकोलसन की अपन बात कर रहे थे, निकोलसन ने ये कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर की बनी होती है। उसमें बीच वाली जो लेयर होती है वो कुछ इस तरह से लिपिड की बनी हुई होती है भाई, लिपिड की, फैट की बनी हुई होती है ना। और उसके फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर होती है। तो टोटल 3 लेयर हैं। उन 3 लेयर में से बीच वाली जो लेयर है ना, जैसे आप यहां पर देख रहे हो, इसी इमेज को जरा ध्यान से देखो आप, तो ये वाली जो आपको बीच वाली लेयर दिख रही है ना, ये भी बाइलेयर्ड है हालांकि, है ना। ये लिपिड की लेयर है, लिपिड की, है ना। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। और लिपिड में सॉल्युबल है मतलब उनको अंदर जाने में कोई समस्या नहीं है ना। तो उनका जो डिफ्यूजन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन होता है। ठीक। दूसरे तरह के फैसिलिटेट की अपन बात कर रहे थे, तो फैसिलिटेट में क्या होता है भाई, कुछ ऐसे पार्टिकल जो शायद लिपिड में सॉल्युबल ना हो, तो उस कंडीशन में जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो उस पार्टिकल को कैरियर प्रोटीन पकड़ के ले लेके जाता है और अंदर एंटर करवाता है। इस तरह का जो डिफ्यूजन होता है उसे हम फैसिलिटेट डिफ्यूजन कहते हैं। हालांकि इसमें ज्यादा एनर्जी यूज नहीं होती, इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती, सिर्फ कैरियर प्रोटीन उसको अंदर तक पकड़ के लेके चला जाएगा, है ना। एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है ना। तो 3 तरह के हमारे हैं इसमें। अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है होते हैं वो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, और लिपिड में सॉल्युबल होने की वजह से सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर कर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक भाई, आगे बढ़े। हाँ बहुत बढ़िया, लिपिड, बहुत बढ़िया शेखर, अच्छे पढ़ाई कर रहे हो आप, है ना। किसमिस के अंदर बहुत बढ़िया, किसमिस भी अच्छा एग्जांपल दिया राजन, है ना। लिपिड की जो लेयर होती है वो बाइलेयर्ड होती है, पहली चीज, है ना। अपन उस पर भी बात करेंगे, है ना। उसी पे ही बात कर रहे हैं अपन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, फिर अपन इसको थोड़े और डिटेल में समझेंगे सेल मेम्ब्रेन को। क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से बनी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप। ऑप्शन में पहला लिखा है ए प्रोटीन, ए लिपिड एंड ए सेल्यूलोज लेयर। कंपोजिशन बताना है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर भी चुका हूं और थोड़े और डीप लेवल पे अपन डिस्कशन करेंगे। प्रोटीन, लिपिड, सेल्यूलोज, क्या इससे बनी होती है, या फिर बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर। तीसरा लिखा है ये प्रोटीन लेयर बिटवीन टू लिपिड लेयर, और चौथा लिखा है ये लिपिड लेयर बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। तो इनमें से कौन सा जवाब हमारा सही होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किस तरह से बनी हुई होती है? ऑप्शन में पहला लिखा है प्रोटीन, लिपिड और सेल्यूलोज की लेयर है, तीनों ही। दूसरे लिखा है बाई मॉलिक्यूलर लिपिड की लेयर है और उसके ऊपर फिर प्रोटीन की लेयर है। तीसरा लिखा है प्रोटीन की तो लेयर है लेकिन उसके दोनों तरफ लिपिड की लेयर है। इसने चौथे में लिखा है लिपिड की लेयर है लेकिन उसके दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर है। दें भाई आंसर। बी और सी, दो तरह के आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बी और सी। सही है। बी होगा, पक्का लॉक कर दिया जाए? भाई कुछ लोग सो रहे हैं, गलत बात है। मैं एक बार सबके नाम पढ़ दूंगा एक बार, जो जो सो रहे हैं, सोना नहीं है आपको, सभी को ही आंसर देना है। चलो तो आंसर देख लें अपन, क्या है आंसर अपना।
दूसरा आंसर बी नंबर जो है वो बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर है। लिपिड जो हमारे लेयर की अपन बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं थोड़े और अपन इसको डिटेल में समझते हैं अच्छे से, है ना। इसे अपन अपन ने क्या कहा था, फ्लूइड मोजेक मॉडल। क्या होता है भाई सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में, सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें सबसे पहले तो बीचों बीच लिपिड की लेयर होती है, लेकिन जरा ध्यान देना आप, लिपिड लिपिड की जो लेयर होती है वो बाइलेयर होती है। बाइलेयर मतलब दो लेयर बनी है लिपिड की, एक दो लेयर आपस में अटैच है, इस तरह से हमारी लिपिड की लेयर है। और इस लिपिड के लेयर के ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ फिर प्रोटीन की एक पतली सी लेयर है। प्रोटीन की लेयर ऊपर भी है नीचे भी है, बीच बीच में फिर इसमें कुछ और भी प्रोटीन अलग अलग से ऐड है ना। कुछ अलग अलग कौन कौन से हैं अपन डिस्कस करेंगे अपन, है ना। कहीं कहीं पर कार्बोहाइड्रेट भी ऐड है इसमें। तो ये जो लेयर है स्मूथ होती है, फ्लूइड भरा हुआ होता है इसमें, है ना। तो दिखने में कैसे दिखेगी, जिस तरह से हमारे अपन टाइल्स की बात कर रहे थे उस तरह से दिखती, बीच बीच में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है ना। और बीच वाली जो लेयर होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है। इसे ही अपन फ्लूइड मोजेक मॉडल कहते हैं, है ना। ध्यान क्या रखना है आपको, बीच वाली लेयर जो होती है वो लिपिड की वो बाइलेयर होती है, दोनों तरफ इसमें प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ बहुत बढ़िया से कर, है ना। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब भी फिर बीच बीच में ऐड होते हैं, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। ग्लाइकोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड कहां पर होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, इनर लेफ्लेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनर लेफ्लेट का मतलब क्या है, अगर एक अपन सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन में अंदर की जो होगी उसे अपन इनर लेफ्लेट बोलेंगे, है ना। तो क्या अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलिपिड, या फिर आउटर लेफ्लेट मतलब बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो अंदर की तरफ होते हैं कि बाहर की तरफ होते हैं, या फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनर एंड आउटर लेफ्लेट मतलब बाहर भी हैं और अंदर भी है, दोनों तरफ ही प्रेजेंट होते हैं बराबरी रूप से, या फिर इट वेरीज अकॉर्डिंग टू सेल टाइप, अगर सेल के टाइप में अलग अलग अंतर करते हैं, किसी में कम है, किसी में बाहर ज्यादा है, किसी में अंदर ज्यादा है। बताएं भाई। राखी ने कह दिया बी होगा, और शेखर ने भी कह दिया बी हो गया। बाकी लोग सोते सोते क्लास देख रहे हैं भाई। आयुषी, अंकित, बहुत सारे लोग हैं अभी क्लास में, सबके नाम बोल रहा हूँ। आयुषी, अंकित, अतुल, भारती, दिनेश, कमल, कुमार, ललिता, मंजुला, मंजू, मोनालिसा, मुकेश, निधि, पंकज, रविपुत्रा, राजेंद्र, राजेश, राखी। बी, बी होगा बिल्कुल, लॉक कर दें। बी नंबर पे बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। ग्लाइकोलिपिड, अपन थोड़ी देर पहले जब अपन बात कर रहे थे तो अपन ने क्या देखा था, अपन ने ये देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बीच में तो लिपिड की लेयर है, दोनों तरफ प्रोटीन की है, लेकिन ग्लूकोज भी बीच बीच में ऐड है। लेकिन जो ग्लूकोज होता है ये मेनली बाहर की तरफ आउटर लेफ्लेट में जुड़ा हुआ होता है। ग्लूकोज, है ना, ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो बाहर की तरफ जुड़ा हुआ होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अंदर की तरफ प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज। वैक्यूल के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में पहला ऑप्शन लिखा है टोनोप्लास्ट, दूसरा लिखा है एलियोप्लास्ट, तीसरा लिखा है प्रोटीनोप्लास्ट, और चौथा लिखा है एमाइलोप्लास्ट। वैक्यूल्स के चारों तरफ की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे। मैंने जब क्लास शुरू की तो मैंने एक चीज बोली कि मेडिकल में तो आप ये टर्मिनोलॉजी भी अगर आपको याद हो गई, टर्मिनोलॉजी भी आपको समझ में आने लग गई,
तो बहुत हद तक तो थ्योरी आपकी वैसी कंप्लीट हो जाती है। खासतौर पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो टर्मिनोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आधी थ्योरी तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी ही की है। टर्मिनोलॉजी समझ लो आप कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका यूज यहाँ पर होता है, इसका यूज यहाँ पर होता है। बाकी फिर लीवर कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है, ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, ये अपन ने बार बार पढ़ी हैं और अपने स्कूल लेवल से अपन 11 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा समस्या नहीं आती। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो टर्मिनोलॉजी हमको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, और खासतौर पे जब मिलते जुलते हों, एक जैसे हो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो टोनोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, पेरिटोनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, तो जब इस तरह से बिल्कुल एक जैसे ही टर्मिनोलॉजी होती है तो ये अपन को और ज्यादा कंफ्यूज करती है ना। चलो, ज्यादातर लोगों ने ए आंसर दिया है इसका। तो देखें अपन एक बार चेक करें कि भाई ए सही होगा कि नहीं। बिल्कुल सही, टोनोप्लास्ट। बेक्यूल, पहली चीज मैं एक बात बोलूं कि वैक्यूल्स के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है मोस्टली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, वैक्यूल्स के ऊपर मेम्ब्रेन। और क्योंकि उनका जो वैक्यूल होता है वो काफी बड़ा वैक्यूल होता है ना, हम लोगों के अंदर जो वैक्यूल है वो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। प्लांट सेल्स में वैक्यूल जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे अपन टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और वैक्यूल का काम क्या होता है? वैक्यूल का काम होता है कोई फूड मटेरियल या पानी को एब्जॉर्ब करके, पानी को स्टोर करके रखना है ना, एब्जॉर्ब, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, पानी को स्टोर करके, फूड मटेरियल को स्टोर करके, रॉ मटेरियल जो होता है उससे स्टोरेज जो करता है वो वैक्यूल करता है, ठीक। अब देखो, कुछ और भी इसी तरह से वैक्यूल में अगर कोई एक सिंगल चीज है तो फिर उसके उसके लिए अपन एक अलग वर्ड नाम दे देते हैं, प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब कोई एक ही तरह का सबस्टेंस उसके अंदर प्रेजेंट हो तो इसे हम प्लास्टिड कहेंगे। अब इस प्लास्टिड के अंदर कौन सी चीजें प्रेजेंट है? कोई कलर कंपाउंड है तो क्रोमोप्लास्ट बोल दिया उसको अपन ने, है ना। अगर व्हाइटिश कलर का है तो उसे अपन ने ल्यूकोप्लास्ट बोल दिया। अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, सिर्फ प्रोटीन अकेला है, तो प्रोटीनोप्लास्ट बोल दिया अपन ने। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं। हालांकि प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल को आपको ज्यादा डिटेल में, ज्यादा डीप में आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम में ये एनसीईआरटी में भले ही 11 12 में बहुत सारे प्लांट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब अपन अपनी बात करेंगे तो यूकेरियोटिक सेल से हमारे लिए यूकेरियोटिक सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बस थोड़ा समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया था भाई, है ना। अलग से अगर कोई एक सिंपल सबस्टेंस के लिए अ, अलग वैक्यूल होगा तो इसे हम प्लास्टिड बोलेंगे। तो प्लास्टिड में उसके अंदर क्या चीज है, क्या सबस्टेंस प्रेजेंट है, उसके फिर उसके हिसाब से फिर नाम जो है वो अलग अलग हैं, ठीक। अगले बार आगे बढ़ता हूं मैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेता हूं। इस सेल विदाउट ए सेल वॉल इज टर्म्ड एस, है ना। टर्मिनोलॉजी से ही फिर क्वेश्चन है और बड़ी कंफ्यूज भी करती है अपन को टर्मिनोलॉजी। सेल वॉल के बगैर सेल को हम क्या कहेंगे? एक सेल है, उस सेल से अगर हम सेल वॉल हटा दें तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देखें आप। ऑप्शन में पहला लिखा है टोनोप्लास्ट, दूसरा लिखा है प्रोटोप्लास्ट, तीसरा लिखा है सिम्प्लास्ट और चौथा लिखा है एपोप्लास्ट। ये चार वर्ड आपके सामने। ग्रीन पिगमेंट, बहुत बढ़िया शेखर, है ना। ग्रीन पिगमेंट जिसपे स्टोर होता है वो क्लोरोप्लास्ट, बहुत बढ़िया। ज्यादातर लोगों के बी हैं, एक दो लोगों ने कह दिया डी। चलो अच्छा, एक बार मुझे ये बात बताओ कि अभी ये जो क्लासेस हैं, जैसे अभी अपना क्लास का पैटर्न चल रहा है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो समझ में नहीं आ रहा जिनको इस तरह का पैटर्न, क्योंकि अपन थ्योरी को डायरेक्ट इसी में ही इंक्लूड कर रहे हैं एमसीक्यू में। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस पैटर्न में समस्या आ रही है? तो वो लोग, जिन लोगों, जैसे बहुत सारे लोगों के मैसेज नहीं आ रहे हैं, आंसर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको किसी को ऐसा लग रहा है कि सर पहले इसकी थ्योरी ही होना चाहिए पूरी की पूरी, उसके बाद में ही आप एमसीक्यू कराओ। अतुल दिनेश सर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो रेस्ट पे हैं और डॉक्टर ने उनको अभी करीब 1 महीने के लिए रेस्ट पे बोला है। एनर्जी लेवल उनका काफी डाउन है, अभी खड़े होने में ही उनको दिक्कत आ रही है। मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता मैं उनके बारे में, ठीक है।
राखी क्या बोलना चाह रहे हो आप? थोड़ा ठीक लगता मतलब सही है ये, है ना, इसी तरह से। पहले तो अपन को जरूरत नहीं है ना अभी थ्योरी को पहले से मैं अलग से पहले डिस्कस कर दूं थोड़े डीप लेवल पे, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। चलो। चलो तो इस वाले क्वेश्चन में ज्यादातर लोगों के आंसर इसमें बी आए हैं, और बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है, प्रोटोप्लास्ट, है ना। थोड़ा सा समझना, यहाँ पर मैं कुछ और चीजें को डिस्कस करूंगा। जब अपन सेल की बात करते हैं, है ना, तो सेल में अगर अपन मेम्ब्रेन सेल वॉल को हटा दें, है ना, वैसे तो अपन में एनिमल सेल की बात करेंगे अपन, तो एनिमल में तो सेल वॉल है ही नहीं, है ना। ये कहां पर बात होगी? ये बात होगी प्लांट सेल की, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। तो प्लांट सेल में जब अपन सेल वॉल को हटा देते हैं, तब जो सेल होता है उसे अपन प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, है ना। टोनोप्लास्ट तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, वैक्यूल्स के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे अपन टोनोप्लास्ट बोलते हैं। कुछ चीजें डिस्कशन वाली हैं अपनी, जैसे कि अपन सेल पढ़ते हैं, तो सेल में हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस के बाहर का जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है, साइटोप्लाज्म। लेकिन लेकिन जरा ध्यान देना आप, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म का मतलब यह है कि इस फ्लूइड के अंदर, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि इस फ्लूइड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, चाहे वो गोल्जी अपरेटस हैं, है ना, या अपने लाइजोसोम हो गए, वैक्यूल्स हो गए, है ना, जितने भी जो ऑर्गेनिज इस फ्लूइड के अंदर हैं, उनको इकट्ठा मिलाकर अगर अपन न्यूक्लियस को छोड़ दें, न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जितना भी है उसको अपन इंक्लूड कर दें, तो उसके लिए अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्म। लेकिन इसमें से अगर अपन ऑर्गेनीज को हटा दें, मतलब अगर अपन सिर्फ लिक्विड पोर्शन की ही बात करें, सॉलिड पार्ट की बात नहीं करें अपन, है ना, यहां पर देखो बीच बीच में लिक्विड भी भरा है ना भाई। तो अगर सॉलिड पार्ट कौन कौन से हो गए हमारे, ये जितने भी ऑर्गेनीज हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, गोल्जी अपरेटस हो गया, तो ये सारे क्या है, हमारे सॉलिड पार्ट है ना। तो अगर अपन सॉलिड पार्ट को हटा देते हैं, तो सॉलिड पार्ट को हटाने के बाद सिर्फ इसका अगर लिक्विड लिक्विड होगा, तो इसे अपन बोलेंगे साइटोसॉल, साइटोसॉल, है ना। बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट ने राजेंद्र ने प्रोटोप्लाज्म ही लिखा है, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो साइटोप्लाज्म अपन ने किसको बोला था? न्यूक्लियस को हटाने के बाद। अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को अगर अपन इकट्ठा कर दें, राजेंद्र ने बिल्कुल सही बात बोली, है ना, कि इसमें अगर अपन सेल मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड ना करें, तब सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड ना करें सेल के अंदर, तो क्या फिर हो जाएंगे अपने पास चीजें? साइटोप्लाज्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनीज हैं वो भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ में हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बगैर सेल मेम्ब्रेन के लिए, जब बगैर सेल मेम्ब्रेन के बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ? हम सेल मेम्ब्रेन को हटा रहे हैं, है ना, सेल वॉल को हटा दिया तो प्रोटोप्लास्ट, है ना, सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया तो प्रोटोप्लाज्म, उसमें से फिर न्यूक्लियस को हटा दिया तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से भी अगर अपन ने ऑर्गेनीज को हटा दिया तो साइटोसॉल, ठीक। ये आपको नॉलेज होना चाहिए भाई, ठीक। चलो आगे बढ़े अपन। फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज, सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, जितने भी ऑर्गेनीज हैं उनके क्या क्या काम होते हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए भाई। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का बनाना क्या इसका काम है। दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन, तीसरा लिखा है सीक्रेशन, और चौथा लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस। तो इन चारों में से सेंट्रोसोम का काम क्या है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्योंकि एक सेल में जो जो ऑर्गेनीज होते हैं, अगर उनके फंक्शन आपको याद नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल बेसिक भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये।
बहुत शानदार, मतलब बेसिक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, बहुत बढ़िया भाई। सभी लोगों के आंसर पहला है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सेंट्रोसोम का जो काम होता है वो स्पेंडल फाइबर होता है ना। अब देखो मैंने क्वेश्चन क्यों डाला था, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हमें मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, पावर हाउस हम उसको बोलते हैं, है ना। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो वो थोड़ा सा अपन को घुमा देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो अपन उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो ऑप्शन में एनर्जी प्रोडक्शन डायरेक्ट ना लिखा होकर ये लिखा हो कि एटीपी का प्रोडक्शन कौन करता है ना। या फिर लाइजोसोम की बात करते हैं तो लाइजोसोम जो होता है वो डाइजेशन का काम करता है ना। तो कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, वर्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन में लिखा था फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर, है ना। अपन को ये तो मालूम है कि सेंट्रोसोम जो होता है वो एक सेल का डिवीजन करवाता है, ठीक है, ये तो अपन को मालूम है, वही सेल डिवीजन करवाता है ना। अपन ने अपने पुराने बैच में अच्छे से डिस्कस किया है कि साइटोसोम सॉरी सेंट्रोसोम का जो काम है वो सेल डिवीजन का है, ठीक। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ये जो क्वेश्चन होते हैं, होते तो बड़े सिंपल हैं, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर लिख दिया कि फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर। जब भी सेल डिवाइड होते हैं तो सेल डिवाइड होने से पहले सबसे पहले क्या बनते हैं उनके, फाइबर बनते हैं भाई, है ना। तो ये फाइबर बनाने का काम भी कौन करेगा, सेंट्रोसोम ही करेगा। अपन ने पिछले वाले बैच में अपन ने डिस्कस किया था कभी कि जो सेंट्रोसोम होता है ना, इस सेंट्रोसोम में क्या होता है, इसके सेंट्रियोल डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होकर एक जो होता है वो ऊपर चला जाता है ना। और एक जो होता है सेंट्रियोल वो नीचे पहुंच जाता है। और जब ये पहुंचते हैं तो ये पूरे सेल के अंदर इस तरह से कुछ फाइबर बना देते हैं, है ना। इसी फाइबर को ही अपन ने स्पेंडल फाइबर कहा था। तो कहने का मतलब क्या है, कहे वो वही बात रहे हैं कि सेल का डिवीजन करवा रहा है, लेकिन उन्होंने बात को थोड़ा सा और घुमा दिया, ठीक है भाई। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन थोड़े से घुमे हुए हों तो थोड़ा सा आप शांति से क्वेश्चन को समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे आप बाकी के ऑप्शन पे देखते कि सीक्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये कहीं से कहीं तक कोई कोरिलेशन नहीं है इनका, है ना। इसी तरह से मैं कुछ एक दो क्वेश्चन और लेता हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। ऑप्शन देखें आप, ट्रू है ना, शेखर, बहुत बढ़िया, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्वेश्चन टफ नहीं, टफ थे, है ना। वो एक्चुअली टफ नहीं रहते, थोड़े से क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है एग्जाम में। जैसे इस तरह का क्वेश्चन एक और मैं लेता हूं। क्वेश्चन है हमारा, लाइजोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग। लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। मेरा कैमरा बंद हुआ, जब तक 2 मिनट का मैं कैमरा बंद करके दोबारा से चालू कर रहा हूँ, शायद बैटरी चली गई होगी, है ना। दोबारा से मैं वापस आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें बस आप। चलिए भाई, तो एक बार बताइए फिर से, सब कुछ क्लियर हो गया ना, मैं देखने लगा हूँ आपको। तो क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा था, हाँ क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन कह रहा था कि लाइजोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग। अपन को मालूम है लाइजोसोम को अपन सुसाइडल बैग बोलते हैं, बड़ी सिंपल से बात है ये। लेकिन बोलते क्यों हैं अपन, ये आपको बताना है ना। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में पहला ऑप्शन लिखा है आपका पैरासाइटिक एक्टिविटी। क्या हम उसको पैरासाइटिक एक्टिविटी की वजह से सुसाइडल बग बोलते हैं, या फिर प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल्स, उसमें फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी, या फिर कैटालाइटिक एक्टिविटी। इन चारों में से हम किस वजह से लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोलेंगे। बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 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 भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो आप। सी नंबर, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी। जो हमारा लाइजोसोम होता है, बहुत सारे ऑर्गेनीज ऐसे हैं जिनके अपन ने अलग से नाम रखे हैं।
कौन कौन से, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, अब भाई पढ़ चुके हैं, बहुत कॉमन सी क्वेश्चन हो गया है ये तो मेरे ख्याल से मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा पावर हाउस कहलाता है, इसे अपन पावर हाउस कहते हैं, है ना। लाइजोसोम को अपन सुसाइडल बैग बोलते हैं, लाइजोसोम। और इस तरह से और किस किस के लिए अपन ने क्या क्या वर्ड रखे थे, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलेंगे अपन, पैकेजिंग या डाक जो बोलते हैं वो अपन गोल्जी अपरेटस को बोलते हैं। तो इस तरह से अपने ऑर्गेनिज के अलग अलग अंतर हैं, ये मैं एक बार आपको टेबल भेज दूंगा दोबारा से, अपने पुराने बैच में अपन ने पढ़ी है ना। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो किस वजह से बोलते हैं ये आपको सबका नॉलेज होना चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। चलो, इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं। डेड इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज जो है, कौन फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस करता है। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में पहले लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लिखा है साइटोप्लाज्म, तीसरा लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज जो होता है वो फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया देखो, आपको समझना है बस, है ना। और आप जब इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगता है कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। आपका पढ़ा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। बताएं आप लोग, आंसर बताएं भाई। देखो अलग अलग आप लोगों के आंसर आ रहे हैं ना भाई, कुछ लोगों के डी हैं, कुछ लोगों के सी हैं। चलो देखें भाई, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रूटम रेटिकुलम, सॉरी, है ना। कैसे, कैसे भाई, हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्या पढ़ा है अपन ने अपने बेसिक वाले बैच में, बेसिक वाले बैच में अपन ने पढ़ा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के बिल्कुल लगा हुआ होता है भाई, है ना। लगा हुआ जो होता है वो अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन के लिए एक रॉ मटेरियल है। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटीन को बनाना, और प्रोटीन को छोड़कर बाकी की जितनी भी चीजें होंगी उनको बनाने का काम कौन करेगा, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। उसमें भी खासतौर पर स्टेरॉइड वगैरह, है ना। पैकेजिंग का काम होता है वो तो अपना गोल्जी अपरेटस का है, उसको आप अलग छोड़ दो, है ना। पैकेजिंग का मतलब यहां से प्रोटीन निकल के आ रहा है तो उस प्रोटीन के अंदर लिपिड को जोड़ रहा है, प्रोटीन के अंदर या कार्बोहाइड्रेट को जोड़ रहा है ना। तो वो पैकेजिंग का काम है, वो गोल्गी अपरेटस का है, गोल्जी अपरेटस का है। लेकिन अपन जब बात करेंगे फॉर्मेशन की, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फिर बाकी की अदर चीजें जैसे कि फॉस्फोलिपिड हमारा हो गया, स्टेरॉइड हमारे हो गए हैं, है ना। इनको बनाने का काम जो होता है वो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ठीक। और ले अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अपन आज की क्लास को ओवर करेंगे, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन लेके, इसी तरह से कल भी आपकी सेल की ही क्लास रहेगी। फेट बहुत बढ़िया है ना, फेट स्टेरॉइड वगैरह से कर, सही कह रहे हो आप, है ना। ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, उसके बाद अ, अपन क्लास ओवर करेंगे। विच सेल ऑर्गेनिज इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में कौन सा ऑर्गेनिज जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में पहला लिखा है लाइजोसोम, दूसरा लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा लिखा है गोल्जी अपरेटस, और चौथा लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया।
ए और डी, दो तरह के आप लोगों के आंसर आ रहे हैं ना। आप लोग सिर्फ ए बी सी डी लिख दिया करो, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूरा नाम लिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ लोग ए बोल रहे हैं लाइसोसोम, कुछ बोल रहे हैं डी माइटोकॉन्ड्रिया। अब एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। सेल, एपोप्टोसिस मतलब होता है सेल की डेथ विथ नॉर्मल कंडीशन। किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में जब सेल की पूरी डेथ होती है, इसे अपन एपोप्टोसिस कहेंगे, है ना। और एपोप्टोसिस है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन भी है, हालांकि इसको अपन कल मैं एक बार रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या है, एपोप्टोसिस की जो शुरुआत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है, लेकिन एपोप्टोसिस आगे जो करता है वो लाइसोसोम करता है ना। लेकिन अब इस तरह से क्वेश्चन कभी भी बनता है कि एपोप्टोसिस करता कौन है, तो इसका आंसर आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही मिलेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से एक्चुअली एपोप्टोसिस की शुरुआत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। फिर लाइसोसोम बाद में फिर आगे चल के अपने एंजाइम को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। एक नॉर्मल कंडीशन में सेल की डेथ किस तरह से होगी उसे ही अपन एपोप्टोसिस कहते हैं। शुरुआत माइटोकॉन्ड्रिया से होती है ना। कंट्रोल करता है, बहुत बढ़िया राजा, सही कह रहे हो आप, बहुत बढ़िया। सेल की डेथ को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, तो ये उसमें इन्वॉल्व होता है ना। बढ़िया। और एक बार मैं इस क्वेश्चन को कल थोड़ा सा और रिपीट करूंगा, है ना, और अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। और लेके अपन एक आध क्वेश्चन एक और ले लेते, चलो टोटल 15 करके अपन क्लास डिस्कस ओवर करेंगे। एक और ले लेता हूँ, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, एपोप्टोसिस की वजह से ही कैंसर नहीं होता, बढ़िया, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो शेखर। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते, चलो एक और। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज डज नॉट कंटेन डीएनए, किसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में न्यूक्लियस, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन चार में से किसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, है ना। सब लोगों को बिल्कुल एक जैसे ही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आपके। लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनिज है, इसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता लाइसोसोम में, लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता। बाकी न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, न्यूक्लियस में तो डीएनए है ही खास तौर पे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनिज है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल भी, सॉरी कल नहीं, अल्टरनेट डे अपन क्लास रख रहे हैं, तो परसों के दिन हमारी क्लास होगी। तो परसों के दिन, आज क्या है, सैटरडे है, 3 दिन अपन ने क्लास के शेड्यूल बनाए हैं, मंगलवार गुरुवार शनिवार, है ना। तो मंगलवार को भी अपनी सेल की क्लासेस होगी, है ना। तो आप लोग जितनी थ्योरी पढ़ सकते हैं आप लोग पढ़ें, है ना। चलिए, और कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो आप मैसेज करें, अपन उस पर डिस्कशन कर लेंगे, अदरवाइज अपन क्लास को ओवर करेंगे। हाँ, वैक्यूल्स में भी नहीं होता डीएनए, बिल्कुल। रॉ मटेरियल दीपक, इसके लिए तो बुक है रॉ मटेरियल, इसका थोड़ी रॉ मटेरियल मिलेगा, इसका कोई, इसके लिए तो जो भी बुकें हैं वो आपकी रॉ मटेरियल हो जाएंगी, है ना। क्लास के बारे में थोड़ा बताते सर। हाँ राखी, क्या आप माइक ऑन कर सकते हो, मैं आपको यहाँ से परमिशन दे रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हो राखी आप, अपना माइक ऑन करके बोले। सर मुझे क्लास का थोड़ा मतलब समझ में नहीं आता, जब मैं ऑनलाइन नहीं आ पाती इसी वजह से। क्या बोल रहे हो राखी, बहुत काम आवाज आया, फिर से बोलो आप। मैंने बोला सर कि क्लास का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस किस डे क्लास ले रहे हो, थोड़ा आप मुझे शेड्यूल बता देंगे। ओके ओके राखी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो, अपनी 3 दिन क्लास रह रही है, 3 दिन क्लास अपन रख रहे हैं, है ना। 3 दिन क्लास में बड़ा सिंपल है, मंगलवार, है ना, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन अपन ने क्लास रख रहे हैं, है ना। आज शनिवार था तो आज अपनी क्लास हो गई, है ना। तो अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मंगलवार को, है ना, ट्यूसडे को, थर्सडे को
और सैटरडे को। ये 3 दिन अपन क्लास रख रहे हैं, ठीक। ओके सर। ठीक। थैंक यू सर। चलिए। चलिए भाई, तो फिर अपन मिलते हैं ट्यूसडे को। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।